So I was telling about what I was telling you about Wars of Roses, and you remember that when we talk about Wars of Roses, then you have to remember it was a series of war. यह पूरा सीरीज ऑफ वॉर रहा है, और यह एक दिन नहीं, काफी लंबा चला हुआ था, काफी ज्यादा समय तक। और जो उसका टाइम है 32 ईयर्स, 32 साल, 3 वीक्स एंड 4 डेज। 32 साल, 3 हफ्ते और 4 डेज ये वार चला हुआ है। उसका क्या नाम था? वॉर ऑफ रोजेस या वार्स ऑफ रोजेस। एंड इट वाज अ सीरीज ऑफ वार्स, जिसका जिक्र शेक्सपियर के एक हिस्टोरिकल प्ले में, शायद रिचर्ड सिक्स्थ या फिफ्थ में किया गया है। कुछ इस तरह की चीजें रिचर्ड थर्ड में। एक्चुअली में व्हेन वी टॉक अबाउट रिचर्ड थर्ड, तो रिचर्ड थर्ड में भी जिक्र होगा। इसके अलावा उसके बाद के जो और किंग्स आए हुए थे, उन सब में भी वो किसी न किसी तरह से एसोसिएटेड रहे हैं। पर तो इन मॉर्निंग सेशन शिल्पी मैडम, शी वाज आस्किंग द क्वेश्चन कि सर टेल मी अबाउट वार्स ऑफ रोजेस। आई हैव नोटेड इट एंड आई जस्ट वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू कि व्हेन वी टॉक अबाउट वार्स ऑफ रोजेस, इट वाज द सीरीज ऑफ वार्स। यह वार का एक पूरा का पूरा सीरीज था, जो कब से कब तक चला है? जो पूरा 32 साल तक, 3 हफ्ते, 3 वीक्स तक और 4 डेज। इसकी जो शुरुआत होती है 22 मई 1455 ईस्वी को यह वार शुरू होता है। 22 मई 1455 ईस्वी को यह वार शुरू होता है, और 16 जून 1487 को ये खत्म होता है। 16 जून 1487 को। तो जब आप बात करते हैं कि 22 मई 1455 को शुरू हुआ था, 16 जून 1487 खत्म होता है, या ये वार कंप्लीट होता है, तो जो पूरा ड्यूरेशन निकलता है वो 32 साल, 3 हफ्ता, 4 दिन का होता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि ये वार हुआ कहाँ पर था। यू विल कम टू नो कि ये जो वार हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में दो रॉयल फैमिलीज के बीच में, इंग्लैंड में अगर कहा जाए कि दो रॉयल फैमिली के बीच में हुआ था। इंग्लैंड के बीच में, वेल्स के बीच में, और कैलाश, कैलाश जो जगह थी, जो एक तरह से बाद में यूके की शक्ल अख्तियार करती है। तो इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अलावा वेल्स और कैलाश के बीच में, वहां पे इसका पूरा लोकेशन था, इस तरह से वहां पे हुआ था। और यू विल कम टू नो कि ये जो वॉर हुआ था यह 15th सेंचुरी का एक तरह से काफी बड़ा वॉर था। एंड इट वाज फॉट बिटवीन टू हाउसेस। यह दो हाउसेस, हाउसेस का मतलब उस समय की जो दो रॉयल फैमिली थी उसके बीच लड़ा गया था। वो जो दो रॉयल फैमिली थी उसका नाम था हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क। क्या नाम था? हाउस ऑफ लैंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क। तो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? वी आर टॉकिंग अबाउट वार्स ऑफ रोजेस। हम लोग वार्स ऑफ रोजेस को लेकर के बात कर रहे हैं। यह जो वार्स ऑफ रोसेस है, यह दो फैमिली के बीच में लड़ा गया है, जिसका नाम था हाउस ऑफ लंकास्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क। इन दोनों फैमिली के बीच में जब लड़ा गया तो एकमात्र पर्पस था, वह क्या था कि हु विल बी द किंग ऑफ इंग्लैंड। उसके बीच एकमात्र मकसद था मोनोपोली, टू रूल ओवर इंग्लैंड, इंग्लैंड के पर रूल करना। लेकिन इसका नाम जो है आखिर रोजेस क्यों पड़ा? इसमें रोज का क्या इस्तेमाल था? इसमें रोज का इस्तेमाल ये था कि जो हाउस ऑफ लैंकास्टर था वो अपना सिंबल रेड रोज रखे थे। हाउस ऑफ लैंकास्टर के लोग जो है, जो अपना सिंबल रखे हुए थे, या प्रतीकात्मक रूप से उनके जो सपोर्टर थे, वे लोग रेड रोज का इस्तेमाल करते थे। और हाउस ऑफ यॉर्क के लोग जो है व्हाइट रोज का इस्तेमाल करते थे। हाउस ऑफ यॉर्क के लोग व्हाइट रोज का इस्तेमाल करते थे। इसी वजह से आप देखेंगे कि इस वार को जो है वॉर ऑफ रोजेस कहा गया। क्या कहा गया? वॉर ऑफ रोजेस। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, when you say something कि व्हाट आई एम टेलिंग, तो आई एम टेलिंग आपकी जो क्वेरी रही है उस क्वेरी को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बताया कि मॉर्निंग सेशन में ऐसी ही एक क्लास था जो अमेरिकन राइटर पर था, और उसमें जो है मैडम का कि वार ऑफ रोजेस को लेकर के प्रॉब्लम थी। तो उसको मैं पहले जो है
join this session because of गेटिंग लेट, हो सकता है कि मैं खुद लेट हुआ था, उन्होंने कोशिश की हो बट शी कुड नॉट ज्वाइन। तो फिर भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि ये पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है और पूरा ये वीडियो इंटरनेट पर भी सॉरी यूट्यूब चैनल पर भी बाद में अवेलेबल हो जाता है। कल जो मैंने लेक्चर दिया था वो भी पूरा वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सेम थिंग कि फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि पहली जो क्वेरी थी वो किसको लेकर के थी, वॉर ऑफ रोजेस को लेकर के थी। अगर कभी भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वॉर ऑफ रोजेस इन इंग्लिश लिटरेचर, देन वॉर ऑफ रोजेस मीन्स अ सीरीज ऑफ वॉर। वॉर का एक पूरा सीरीज शुरू होता है और यह दो परिवारों के बीच में, दो रॉयल फैमिली के बीच में चलता है और उस फैमिली का नाम था हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ यॉर्क। हाउस ऑफ लैंकास्टर, लैंकास्टर की स्पेलिंग है LANCASTER। हाउस ऑफ यॉर्क की स्पेलिंग है हाउस ऑफ यॉर्क YORK। इसमें रोज का जो इम्पोर्टेंस है ये है कि रोज सिंबल के रूप में यूज किया गया था। हाउस ऑफ लैंकास्टर ने जिस रोज का इस्तेमाल किया था वह रेड रोज था और हाउस ऑफ यॉर्क ने जिस रोज का इस्तेमाल किया था वह व्हाइट रोज था। यह जो वार शुरू हुआ था 22 मई 1455 को शुरू होता है, 16 जून 1487 को यह एंड होता है। टोटल 32 साल 3 हफ्ता 4 दिन तक यह चलता है और ये जो वार जो है जहां जहां लड़ा गया वो क्या था, इंग्लैंड था, वेल्स था और कैलाइस था। इंग्लैंड, वेल्स और कैलाइस इन जगहों पर यह वार लड़ा गया था। तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो वार लड़ा गया था इंग्लैंड, वेल्स और कैलाइस इन जगहों पर लड़ा गया था। दिस इज द स्टोरी ऑफ व्हाट, दिस इज द स्टोरी ऑफ वार्स ऑफ रोजेस। और जिसका जिक्र केवल ऐसा नहीं है कि शेक्सपियर ने अपनी प्ले में किया है, बहुत जगहों पर, क्योंकि इट वाज एन हिस्टोरिकल वार, उसका जिक्र कई जगहों पर किया गया है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दिस इज द बेसिक पॉइंट, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपसे बात करनी है, एक और क्वेरी आई थी, वो ये क्वेरी थी कि एंग्लो सैक्सन को लेकर के कंफ्यूजन था। अगर सीपी मिश्रा जी ने अगर ज्वाइन किया हो, उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया था, तो थोड़ा सा मैं 1 या 2 मिनट में पहले एक क्वेरीज को पूरा कर दूं या उस क्वेरीज के बारे में जो मुझे जानकारी है मैं बता दूं, तब आगे चल करके मैं मेन क्लास को अटेंड करूंगा। तो जस्ट आई वांट टू नो कि CP ji, Mishra ji, have you joined this session? CP Mishra ji, if you are getting my voice, you can respond me. I think he is not there. या तो जो सेकंड क्वेरी आई थी, उस सेकंड क्वेरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा था सर कि एंग्लो सैक्सन और एंग्लो नॉर्मन, ये आपने बताया तो था, थोड़ा सा आप इस पर फिर से जिक्र करिएगा। मैं एक चीज ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप एंग्लो सैक्सन की बात करते हैं तो रिमेंबर दैट कि एंग्लो सैक्सन को जानने से पहले आपको ब्रिटॉन के बारे में जानना पड़ेगा। किसके बारे में जानना पड़ेगा? ब्रिटॉन, BRITON, ब्रिटॉन। ब्रिटॉन कौन थे? जैसे एंग्लो और सैक्सन ट्राइब्स हैं वैसे ब्रिटॉन भी ट्राइब्स रहे हैं। एंग्लो सैक्सन से पहले इंग्लैंड में जो ट्राइब्स थी वह कौन सी ट्राइब थी? ब्रिटॉन थी। ये जो ब्रिटॉन थी वे लोग क्या कहते थे? ब्रिटेन में निवास करने वाली ट्राइब थी। कौन सी ट्राइब? ब्रिटेन में निवास करने वाली जो ट्राइब थी वो ब्रिटॉन थी, BRITON। और ये कब आई थी? एंग्लो सैक्सन से पहले आई थी। कल जब मैं आपको एंग्लो सैक्सन पढ़ाया था तो मैंने एक आपको टाइम बताया था, क्या आप वो टाइम मुझे बता सकते हैं? डू यू? एग्जैक्टली मैडम, कि फ्रॉम 450 टू 1066, 450 से लेकर 1066 ईस्वी तक का जो पीरियड मैंने बताया था, वह जो पीरियड था वह आपका क्या था? दैट वाज व्हाट? दैट वाज आपका एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसका मतलब कि अभी जो मैं बात कर रहा हूँ ये 450 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। ब्रिटॉन का मतलब वो क्या होगा? 5th सेंचुरी से पहले।
450 से पहले, 5th सेंचुरी से पहले जो ट्राइब्स ब्रिटेन में निवास करती थी, इंग्लैंड में निवास करती थी, वो कौन सी ट्राइब्स थी? ब्रिटॉन थी। होता क्या है कि जो ब्रिटॉन थे वे वहां पे थे, लेकिन इस ब्रिटॉन को एंग्लो सैक्सन आते हैं और वो डिफीट करते हैं। पहले जो सीमाएं थी, इस तरह की सीमाएं डिसाइड नहीं थी कि ये फ्रांस की सीमा है, ये जर्मनी की सीमा है, ये इंग्लैंड की सीमा है, ये ब्रिटेन की सीमा है, ये आयरलैंड है, ये स्कॉटलैंड है, ये इस तरह की जियोग्राफिकल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर जियोग्राफिकल बाउंड्री का कॉन्सेप्ट रहा होगा तब भी जो है, जिसे आज हम मॉडर्न एज में जिस तरह से वी फाइंड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ सो मेनी नेशंस इन यूरोप, वैसा कॉन्सेप्ट उस समय नहीं रहा होगा जिस समय की हम बात कर रहे हैं। सो इसका मतलब क्या था कि यह बहुत आसान रहा होगा कि कोई इनके एरिया में एंट्री कर जा रहा है, कोई उनके एरिया में एंट्री कर जाता था, और जो जहां पे पहुंच जाते थे, जहां तक उनको अपना जो जो जितना पावरफुल होता था उस पूरे एरिया को वह कवर कर लेता था। उसकी संस्कृति, उसका कल्चर, उसका अपना कानून, वही वहां पर हावी हो जाता था। ब्रिटेन वहां पर थे, लेकिन ब्रिटेन बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। जब एंग्लो सैक्सन आते हैं तो एंग्लो सैक्सन आसपास में भी थे, लेकिन एंग्लो सैक्सन जो है उनका दायरा काफी बड़ा था। वे आते हैं और आने के बाद एरिया को कवर करते हैं, और वे ब्रिटेन से ज्यादा पावरफुल थे। और ऐसा नहीं है कि वे केवल इंग्लैंड में ही थे या इंग्लैंड में आते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जब एंग्लो और सैक्सन आते हैं तो यही ब्रिटेन के लोग जो है एंग्लो के साथ इतना ज्यादा घुल मिल जाते हैं कि ब्रिटेन अपनी संस्कृति को खत्म कर देता है। और वहां जो संस्कृति चलती है वह संस्कृति कौन सी होती है? एंग्लो और सैक्सन की संस्कृति। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप एंग्लो की बात करते हैं तो इसका मतलब ब्रिटेन जो है किस में कन्वर्ट हो गया? ब्रिटेन एंग्लो में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो आपका एंग्लो है, एक तरह से वह ब्रिटिशर हो गए, वे आपके ब्रिटिशर हो गए, वे आसपास के ही लोग रहेंगे जिनका अपना संबंध ब्रिटेन से रहा होगा। लेकिन इसमें जो सेक्शन थे, सेक्शन जो है बाहर से आए थे, सेक्शन जो है बाहर से आए थे। एंड यू विल कम टू नो कि यह जो सेक्शन थे खास करके वे जो है जर्मन ट्राइब थे। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ कि जो सेक्शन थे वे क्या थे? वे जर्मन ट्राइब थे, दे वर द जर्मन ट्राइब। और जहां तक हम एंग्लो की बात करते हैं तो एंग्लो का और ब्रिटेन से काफी हद तक रिलेशनशिप था, और वे जो है उसमें मर्ज हो जाते हैं। लेकिन सेक्शन जो आए थे वे जर्मन ट्राइब थे, और जर्मन ट्राइब के अलावा उनका अपना जर्मनी में और डेनमार्क में भी एक अच्छी पोजीशन थी। तो अभी तक मैंने आपको बताया कि अगर आप एंग्लो सेक्शन की बात करते हैं, एंग्लो सेक्शन को समझना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको किसकी बात करना पड़ेगा? ब्रिटेन की बात करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं बता दूं, दो इसका कोई रिलेशन आपके एग्जामिनेशन से नहीं है, या केवल नॉलेज के लिए है। उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, उनको कंफ्यूजन हुआ होगा, और ये आई एम अनलकी या अनफॉर्चुनेट कि जिन दो लोगों ने क्वेरी किया था दे हैव नॉट ज्वाइन दिस सेशन, उन्होंने सेशन को ज्वाइन नहीं किया है। सो फिर भी ये सबके लिए है। ये क्वेरी एक की है लेकिन ज्ञान सबको मिलेगा। और शायद उनकी इस क्वेरी की वजह से मैं भी थोड़ा सा एक्टिव हुआ हूं और आपको और बता रहा हूँ। नहीं तो अभी तक जो था कि एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से मैं चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा आपके नॉलेज में मैं इजाफा कर दे रहा हूँ। उस जो आपका जो आपका नॉलेज स्टोर्ड है उसमें थोड़ी सी मैं बढ़ोतरी कर पा रहा हूँ। तो मैं बता रहा था कि जब आप एंग्लो सेक्शन की बात करते हैं तो जैसा भी आई थिंक कि अंजलि मैडम ने मुझे जवाब दिया कि एंग्लो सैक्सन का जो पीरियड है वो 450 से 1066 तक है। लेकिन एंग्लो सैक्सन से पहले वहां पे जो ट्राइब रहती थी वह कौन सी ट्राइब थी? वह जो है ब्रिटॉन थी। ब्रिटॉन वहां की लोकल ट्राइब थी, ब्रिटेन की लोकल ट्राइब थी, और ब्रिटॉन से काफी हद तक सैक्सन का जुड़ाव रहा है। लेकिन जो सॉरी एंग्लो का जुड़ाव रहा, लेकिन जो सेक्शन थे वे बाहर से आए थे। बाहर का मतलब वे जर्मन ट्राइब थी। जर्मन के अलावा डेनमार्क में भी उनकी पोजीशन अच्छी थी। इस तरह से जब आज आप बात कर रहे हैं तो तीन ट्राइब के बारे में बात कर रहे हैं, ब्रिटॉन, एंग्लो और सैक्सन। ब्रिटेन सबसे पहले, उसके बाद एंग्लो, फिर उसके बाद सैक्सन। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन को जब हटाया है तो एंग्लो और सैक्सन ने मिल करके हटाया, या ब्रिटेन एंग्लो में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने एंग्लो की संस्कृति को एडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद जब सैक्सन आते हैं, सैक्सन जो जर्मनी से आए, डेनमार्क से आए, जो ज्यादा पावरफुल थे, जिनके पास सोल्जरिंग थी, आर्ट ऑफ सोल्जरिंग थी, देवर करेजियस, देवर बोल्ड, देवर फाइटर्स, वे ज्यादा अच्छे फाइटर थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने आकर के इंग्लैंड की सरजमी को ऑक्यूपाई किया।
सेक्शन के साथ मिलकर के एंग्लो के साथ मिलकर के काम किया, और जो ब्रिटन थे उनकी अस्तित्व को खत्म कर दिया, और उनकी जगह क्या हो जाता है, एंग्लो सेक्शन आ जाते हैं। इसका मतलब कि अब जब जो है ब्रिटेन थे, ब्रिटेन या तो मर्ज हो गए, या उनकी संस्कृति खत्म हो गई, या वे मर्ज हो गए, तो अब जो नई चीज हमारे सामने आती है वह कौन सी चीज होती है, एंग्लो और सेक्शन। सवाल ये उठता है कि सेक्शन का नाम सेक्शन क्यों पड़ा। एक्चुअली सेक्शन का नाम सेक्शन इसलिए पड़ा कि यह जो सेक्शन ट्राइब थी वह एक चाकू का इस्तेमाल करती थी। वह एक जो है एक तरह के से आप कह सकते हैं कि बहुत धारदार चाकू होता था, और उस चाकू का नाम था सीक्स, SEAX। सेक्शन जो है एक बहुत शार्प नाइफ का इस्तेमाल करती थी, बहुत ही धारदार नुकीली चाकू का इस्तेमाल वे लोग करते थे, और उस चाकू का नाम था सीक्स, SEAX। उसी चाकू का इस्तेमाल करने की वजह से उनका नाम सेक्शन पड़ा। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि वाई are they called section, because this particular tribe used a sharp knife, and the name of that knife was Sikhs, SEAX. Therefore, at the name of Sikhs, they had been addressed as section, उनको section नाम दिया गया। और जो एंग्लो थे वे एंग्लो इसलिए कि वे ब्रिटेन से जुड़े थे, प्लस और भी चीजें, जो इंग्लैंड का अपना कल्चर था वह चीज उसमें मर्ज हो गया। दिस इज वाई यू विल कम टू नो दैट दे हैड बीन कॉल्ड एंग्लो। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि एंग्लो ने 450 से लेकर 1066 तक रूल किया। इसका मतलब यह है कि 450 से 1066 के बाद इन्हीं एंग्लो सेक्शन को कोई दूसरा डिफीट करने वाला है, कोई दूसरा पराजित करने वाला है। और 1066 ईस्वी में एक वार होता है जिसको हम नॉर्मन वार या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, जिसे हम नॉर्मन वार या नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहते हैं। जी, आर यू गेटिंग माई वॉइस? ओके ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि जब आप बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन की बात करते हैं, तो उस एंग्लो नॉर्मन को जो समय आपने दिया, जो अंजलि मैडम ने या आप सारे लोगों ने बताया, या मेरी आवाज में आपने जो आवाज मिलाई कि वो जो है 450 से 1066 ईस्वी तक वहां थे, तो 450 से 1066 ईस्वी का उनका पीरियड खत्म होता है। इसका मतलब उसके बाद कोई नई चीज की एंट्री होती है, सम न्यू हीरो, सम नया कोई आता होगा जिससे हम देखते हैं, और वे जो है क्या करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1066 की जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1066 ईस्वी में एक वार होता है, उस वार का नाम था नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। क्या नाम था? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। और ये जो वार था, इस नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट में एंग्लो सैक्सन डिफीट होते हैं, एंग्लो सैक्सन पराजित होते हैं। इसलिए इस वार को या इसको हम किसके नाम से जानते हैं? एंग्लो नॉर्मन पीरियड। रिमेंबर दैट कि एंग्लो सैक्सन को 1066 ईस्वी में पराजित किया जाता है, किसके द्वारा? नॉर्मन के द्वारा। और नॉर्मन के ही नाम पर एक वार हुआ था जिसको नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कहा जाता है। नॉर्मन का युद्ध होता है जिसमें नॉर्मन विजयी होते हैं। कॉन्क्वेस्ट का मतलब विजय प्राप्त करना। इसका मतलब कि इंग्लैंड में एक नए ट्राइब की एंट्री हो रही है, इंग्लैंड में एक नए ट्राइब की एंट्री। और वह कौन सी ट्राइब रही है? नॉर्मन। यह घटना कब की होती है? 1066 ईस्वी की। और यह जो ट्राइब आती है यह फ्रांस से आती है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। सैक्सन जर्मनी और डेनमार्क को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। नॉर्मन जो आते हैं वो कहां से आते हैं? वो फ्रांस से आते हैं। जब वे फ्रांस से आते हैं तो 1066 ईस्वी में वॉर होता है, और उस वॉर में वे सेक्शन को डिफीट करते हैं, और सेक्शन की जगह लेकर के एंग्लो से उनकी एक अच्छी केमिस्ट्री बनती है, और इंग्लैंड में एक नई ट्राइब उसको आगे बढ़ाती है। और आप देखेंगे इन सब में अगर सबसे ज्यादा कोई पावरफुल था, किसी में कल्चर था, आर्ट ऑफ सोल्जरिंग थी, ब्रेव ब्रेव थे, करेजियस थे, बोल्ड थे, तो वे लास्ट में कौन सिद्ध होते हैं? नॉर्मन सिद्ध होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नॉर्मन का नाम नॉर्मन क्यों पड़ा? नॉर्मन का नाम नॉर्मन क्यों पड़ा? नॉर्मन का नाम नॉर्मन इसलिए पड़ा
कि एक राजा, एक पर्सन, पहले मैं वर्ड यूज करूंगा, एक आदमी थे जिनका नाम था विलियम ऑफ नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी के विलियम, विलियम नाम हो गया, नॉर्मैंडी जगह हो गई, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी के विलियम। यह जो नॉर्मैंडी जगह थी, मैंने आपको कहां पे बताया, फ्रांस से वे लोग आए थे, वो एक वहां की ट्राइब। तो उसमें, उसी ट्राइब्स में जो एक सबसे बड़ा लीडर था, जिस लीडर का नाम क्या था, विलियम था, उसी के लीडरशिप में नॉर्मन वार लड़ा गया और उस नॉर्मन वार में उन्होंने सेक्शन को डिफीट किया। यह घटना 1066 ईस्वी की होती है। उसके बाद इंग्लैंड के वे पहले बादशाह बन जाते हैं, विलियम फर्स्ट, विलियम ऑफ नॉर्मैंडी आफ्टर दिस विक्ट्री बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, वे इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं। तो इस तरह से पूरी कहानी एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन और ब्रिटॉन की। मैं आपको बहुत डिटेल में जाना कोई बहुत फायदे की बात नहीं होगी, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता। जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल वे में मैंने जाके आपको बताया। और शायद आप यकीन मानिए कि ये पहली बार होगा जब मैंने एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, ब्रिटान का जिक्र जो है इतना किया है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पहले के बच्चे थे वे भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं, उनको भी ये पता है कि उनकी तरफ से इस तरह की क्वेरी नहीं आई हुई थी। और चूंकि ये चीजें एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से कोई बहुत मायने नहीं रखती हैं कि विलियम ऑफ नॉर्मैंडी, हाँ ये जरूर मायने रखता है कि वार ऑफ रोजेस क्या है, किसके बीच में लड़ा गया, ये मायने रखता है कि 1066 क्यों फेमस है, ये सब मायने रखता था। लेकिन जब उनकी क्वेरी आई, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे पोस्ट किया, सीपी मिश्रा जी हैं, उन्होंने कहा कि सर आई हैव अ कंफ्यूजन। तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि इसे मुझे इंडिविजुअली किसी को बताना चाहिए, उसके लिए मुझे भी एक्सरसाइज करनी पड़ी। और मैंने पूरा का पूरा, अगर मैं हिंदी में वर्ड को यूज करूं, कि मैंने पूरा पोथन्ना तैयार किया इसको, करीब 1 से 1.5 घंटे, कि कितना सिंपल वे में मैं आपको बता सकता हूँ। तो मैंने भी 1 से 1.5 घंटे पूरा उस पर एक्सरसाइज किया कि कैसे आपको एक कहानी के रूप में, चूंकि आज की जो रिसर्च है, जो आज की स्टडी है, वो ये कहती है कि आपको अपना लेक्चर जो है नैरेटिव फॉर्म, स्टोरी टेलिंग मेथड में बताना है, तभी लोग आपको सुनेंगे। वरना वो ट्रेडिशनल तरीका कि आपने चौक ले लिया, डस्टर ले लिया, बच्चों तुम बताओ कहाँ से, ये से, तो वो सब का जमाना अब जाने वाला है। नाउ यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डेवलप आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। हर ज्ञान को स्टोरी के माध्यम से आपको लोगों के बीच रखना है। देन दे विल एंजॉय, देन दे विल टेक इंटरेस्ट। अदरवाइज यू विल बी, यू का मतलब कि टीचर लाइक मी विल बी आउट ऑफ फैशन। तो मैंने अभी जो है 3 चीजों पर बात किया, वार ऑफ रोजेस को लेकर के बात किया, एंग्लो सैक्सन को लेकर बात किया, एंग्लो नॉर्मन को लेकर के बात किया, ब्रिटॉन को लेके मैंने बात किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक ये सब चीजें समझ में आई होंगी। एक टॉपिक अभी मुझे और बात करनी है, 100 ईयर्स वार। जब वार को लेके बात कर रहे हैं तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं अब आपका रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि क्या ये चीजें समझ में आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई दिक्कत? ओके मैडम, थैंक यू, थैंक यू आपको। अ, yeah, most welcome. You all have most welcome. But I just want to need the quick response of my students who have joined me this session yesterday और उसके पहले। उनका रिस्पांस मुझे मिलना जरूरी है, क्योंकि क्लास भी, अगर ये कहा जाए कि मैंने उन्हीं के नाम पे शुरू किया है, बाकी हमारे सारे बच्चे जो पहले से थे उनको मैंने इनविटेशन दिया, दावत दिया कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। तो उनकी तो प्रेजेंस मेरे लिए कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा ही रही है। लेकिन प्रोग्राम की खूबसूरती तब और निखर के सामने आती है जब मुझे अपने नए बच्चों का रिस्पांस मिलता है। तो मैं उनका रिस्पांस जानना चाहता हूँ कि जैसे आई थिंक इफ अनु मैडम का अगर रिस्पांस मुझे मिले, इफ यू आर गेटिंग माई वॉइस। शिवांगी जी। जी। अच्छा, ओके ओके मैडम, ओके शिवांगी जी। ओके ओके।
ओके मैडम, ओके। एंड नीतू मैडम, यू आर आल्सो देयर, और आपने हमारी पहले की क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाई थी, नाउ यू गॉट टाइम टू अटेंड इट अगेन। नीतू मैडम, ठीक है मैडम, ठीक है, ओके, दैट्स गुड। प्रीति मैडम तो पहले से लगातार रही हैं, राकेश जी भी, पूनम जी भी। उषा मैडम, उषा मैडम का आई जस्ट वांट टू नो द रिस्पांस ऑफ उषा मैडम। ओके 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 मैडम, ओके ओके मैडम, ओके मैडम, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चूंकि एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पे कभी भी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं बात होती, सीधे चौसर से बात होती है। यूजीसी नेट में भी कोर्स चौसर से शुरू होता है। तो वह एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे चाहे ग्रेजुएशन होगा, पीजी होगा, बहुत कम बात होती है। तो थोड़ा सा एक जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। नीलम मैडम हैज आल्सो ज्वाइन दिस सेशन। नीलम मैडम, मे आई नो योर रिस्पॉन्स? नीलम मैडम, Neelam madam, where your name is mentioned, there is a symbol of mic. You can touch and mute yourself and give me quick response. Akhilesh ji, I think Akhilesh ji from Pratapgarh. Akhilesh ji, you can unmute. Krishna. Soumya madam, you are also from Pratapgarh. Soumya madam. Aarti madam. आई डोंट नो, आई थिंक कि आप लोगों को प्रॉब्लम ये तो आ रही होगी कि कहाँ से अनम्यूट करना, क्योंकि आरती मैडम, अखिलेश जी, इन लोगों का। पुष्पा मैडम, या गुड इवनिंग, या सीपी जी, नाउ यू हैव ज्वाइन द सेशन। चंद्र प्रकाश जी, या ओके, पूरा का पूरा जो पूरी फिल्म के हीरो थे वो तो आप ही थे, और आप जो है हमने कई बार आपका नाम मेंशन किया, बट यू आर नॉट देयर, अनफॉर्चुनेटली यू आर नॉट देयर। और मैंने जो है पूरा आपकी उस सिचुएशन को डिस्कस किया, बताया जो है। जी जी, एंग्लो सेक्स। ओके, डजंट मैटर, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, इवन आई माई। या या इट्स रिकॉर्डेड वीडियो एंड इट विल बी अवेलेबल। पुष्पा मैडम, कोई प्रॉब्लम मैडम? ओके मैडम, ओके ओके ओके। एंड शिल्पी मैडम, यू हैव आल्सो ज्वाइन दिस सेशन। शिल्पी मैडम, या गुड इवनिंग। वार ऑफ रोजेस को लेके भी मैंने बात किया था मैडम, और मुझे लगता उस समय आप थी या नहीं। आई आई आल्सो में। ओके ओके ओके, आई आल्सो मेंशन योर नेम मेनी टाइम्स, और वो पूरा मैंने कहानी बता दी है। वो मैटर मैं अभी पीडीएफ में पूरा, जैसे जो मैंने आपको दिखाया है, जैसी क्लास ओवर होगी मैं पीडीएफ मैटर इसको बना के तुरंत ग्रुप में डाल दूंगा, जितनी भी क्वेरीज रही है। ओके 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 मैडम, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बट आई डिडंट गेट द रिस्पांस ऑफ अखिलेश जी। हाँ, मैं समझ गया, हाँ हाँ। अखिलेश जी का मुझे रिस्पांस नहीं मिला, मोस्ट ऑफ द पीपल। शिवांगी मैडम, शिवांगी मैडम, गुड इवनिंग। ओके, कोई बात। ओके ओके, डजेंट मैटर। जी, गुड इवनिंग अखिलेश जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एंड हाउ आर यू? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, ओके ओके। या एक और क्वेरी मेरे पास आई थी, जो कहीं दूसरी जगह की क्वेरी थी, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लेकर के मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा।
और उस क्वेरी में ये बात बताई गई है कि 100 इयर्स वॉर को लेकर के, जैसे मैडम की तरफ से क्वेरी थी वार ऑफ रोजेस, ऐसे ही एक और क्वेरी आई थी, लेकिन किसी दूसरे ने जो है, ही हैज नॉट ज्वाइंड आवर सेशन एंड आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन द नेम ऑफ दैट मैन बिकॉज यू ऑल आर नॉट फेमिलियर। उसमें उन्होंने बात किया था सर कि थोड़ा सा मुझे 100 इयर्स वॉर को लेकर के बताइए। तो रिमेंबर दैट कि जो ये 100 इयर्स वार रहा है या जो वार ऑफ रोजेस रहा है, एक वर्ड मैंने यूज किया था कि इट वाज अ सीरीज ऑफ वार्स। आपको ध्यान में, मेरे शब्दों को आपको ध्यान में रखिएगा कि इट वाज अ सीरीज ऑफ वार्स। सीरीज ऑफ वार्स का मतलब ये हो गया कि ये वार कोई एक दिन नहीं था। आज सीरीज ऑफ वार, कई युद्ध उसमें हुए हैं। आज चल रहा है, बीच में हो सकता है ब्रेक हुआ हो, फिर चला है, फिर चला कई सालों तक। तो जो 100 इयर्स वार रहा है, इसके बारे में आपको ये समझना जरूरी है कि इट वाज अ सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्टर्न यूरोप। या किसी एक कंट्री का नहीं था, बल्कि यह जो है वेस्टर्न यूरोप को अपनी जद में लिया हुआ था। इसका मतलब इसमें कई मुल्क शामिल रहे होंगे। और हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि मुल्क का कॉन्सेप्ट, वतन का कॉन्सेप्ट, नेशन का कॉन्सेप्ट, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट विच वी आर गेटिंग टुडे, जिसको आज मैं देख रहा हूँ, जिसको आज मैं इंजॉय कर रहा हूँ, जो ये वर्क, जो ये मुल्क का कॉन्सेप्ट आज हमें नजर आ रहा है, ये उस समय का कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा, वैसा मुल्क नहीं रहा होगा कि उनकी अपनी सरहदें होंगी, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होगी, एंड इन दैट जियोग्राफिकल बाउंड्रीज वे अपना उनका कल्चर होगा, उनका चीजें। नो, एक जो बाउंड्री थी उस तरह का नहीं रहा होगा। वहां पे क्या था, पहली बात तो डेमोक्रेसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ऑटोक्रेसी था, माइट इज राइट थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इफ आई एम इन पावर, इफ आई हैव मोनोपोली, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन कॉन्कर, आई कैन गो एनीवेयर, नो वन कैन चेक मी। तो पार में जो कुछ भी थे सब कुछ वही होता था। और जितने वार हुए हैं वो पार के लिए हुए हैं, शक्ति में अपने अपने आप को केंद्र में रखने के लिए शक्ति प्रदर्शन होता था। शक्ति प्रदर्शन में जो भी हावी होता था, जो भी बेहतर कर जाता था, वही जो है क्या होता था, एक तरह से कहा जाए कि सेंटर में होता था। तो जो 100 इयर्स वार, जो 100 साल का ये वार था, सबसे पहला चीज की यह सीरीज ऑफ वार है। और इस यह सीरीज ऑफ वार किसको कवर करता है, वेस्टर्न यूरोप को कवर करता है। ये जो घटना शुरू होती है 1337 में शुरू होती है, फ्रॉम 1337, 1337 ईस्वी से शुरू होता है, 1453 ईस्वी तक चलता है। अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, और वो चीज मैं क्या मेंशन कर रहा हूं कि ये जो घटना शुरू होती है 1337 ईस्वी से शुरू होती है और 1453 ईस्वी तक ये चीज चलती है। तो 1337 से 1453 ईस्वी तक जो आपकी जर्नी होती है, उस जर्नी के बीच में आप ये पाएंगे कि 100 साल से ज्यादा का यह पीरियड होता है। और जब यह जो 100 साल से ज्यादा का पीरियड होता है, तो इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया, 100 इयर्स वॉर। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि 100 इयर्स वॉर क्या था, इट वॉज अ सीरीज ऑफ वॉर। यह सीरीज ऑफ वॉर था। और यह जो सीरीज ऑफ वॉर था, इसने वेस्टर्न यूरोप को अपनी जद में लिया हुआ है, पश्चिमी यूरोप इसकी जद में आया था। इसकी जो शुरुआत होती है 1337 ईस्वी में होती है, और यह कब तक चलता है, 1453 ईस्वी तक चलता है। जितने भी वार थे उस समय वो क्या था, दैट वाज द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर। जो मैं वर्ड या फ्रेज में जो यूज कर रहा हूं, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का प्रदर्शन था। सब कुछ ये होता था कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग, हु विल बी इन द पावर, हुज फैमिली विल बी इन द पावर। ये सब चीजें कहाँ डिसाइड होती थी, ऑल द थिंग्स वर डिसाइडेड इन द बैटल फील्ड। वन हु वन द बैटल फील्ड, दैट विल बी द मास्टर, दैट विल बी द किंग, दैट विल रूल, वही अकेले सब कुछ होगा। तो जो बड़े बड़े घराने होते थे, वो बड़े बड़े घरानों के बीच में लड़ा जाता था। जैसे अगर आप देखेंगे क्वीन एलिजाबेथ के बारे में, जब जब कल मैं बता रहा था कि वे जिस घराने से बिलोंग करती थी उसका नाम था स्टुअर्ट डायनेस्टी, स्टुअर्ट राजवंश। जैसे हम लोग किसी न किसी घराने से, हमारे दादा दादा के अब्बा, एक राजवंश चलता है, ऐसे ही एक राजवंश चलता था। तो उन राजवंशों के बीच में लड़ाई होती थी कि कौन राजा बनेगा एक राजा के मरने के बाद। तो जो 100 इयर्स वार हुआ था 1337 में शुरू होता है, 1453 ईस्वी तक चलता है। और यह दो घरानों के बीच में लड़ा गया था। पहले घराने का नाम है हाउस ऑफ लैंकास्टर, हाउस ऑफ लैंकास्टर, LANCASTER। और मुझे जहां तक याद है इसका जिक्र वार ऑफ रोजेस में भी हुआ था। हाउस ऑफ लैंकास्टर के बीच में हुआ था। और दूसरा जो है हाउस ऑफ वेलाइज, हाउस ऑफ वेलाइज, VALOIS।
तो हाउस ऑफ लैंकास्टर और हाउस ऑफ वेलाइस के बीच में यह वार चलता है, यह युद्ध चलता है। और ये जो युद्ध था, इस युद्ध का मेन पर्पस यही था कि फ्रांस पर कौन आधिपत्य किसका होगा, फ्रांस पर किसका आधिपत्य होगा। इसका मतलब, जब मैंने बताया कि इसने पश्चिमी यूरोप को अपनी जद में लिया हुआ था, तो वतन की अगर मैं बात करूंगा तो वतन में कौन आएगा, फ्रांस आएगा। तो वार ऑफ रोजेस जो था उसमें फ्रांस का मेन रोल था, और स्पेशली हु विल रूल ओवर फ्रांस, उस पार्टिकुलर चीज को लेकर के जो है इस पर यहाँ पे किया गया है। सो व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू टेल यू, वेन एवर यू गो विद दीज पॉइंट्स की 100 years वॉर, ऑल दीज थिंग्स, देन यू हैव टू रिमेंबर दीज क्वेरीज, कि ये पूरी की पूरी क्वेरीज रही है। कल जो है एक और क्वेरी शिवपाल जी की तरफ से आई थी, उस क्वेरीज को मैं बहुत अभी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि उसका एक अलग हिस्सा है। इवन टुडे आई गॉट लेट, लेकिन उस क्वेरी में उन्होंने एक चीज मुझसे कहा था कि सर जो ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबिल है उसमें वो विलियम टिंडल का नाम ले रहे थे। मैं ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबिल से रिलेटेड दो बातें केवल करना चाहता हूँ। एक बात तो वो मैं करना चाहता हूँ जो जॉन वाइक्लिफ का, चूंकि जो मेरे लेक्चर में शामिल हुआ था, जॉन वाइक्लिफ जिन्होंने पहली बार बाइबिल का ट्रांसलेशन 1382 ईस्वी में किया था, जिसके पे कल मैंने बात किया था। तो जॉन वाइक्लिफ से लेकर के और एक ट्रांसलेशन जो है बाइबिल का 1611 ईस्वी में होता है, जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ चुका है। वह जो बाइबिल का ट्रांसलेशन था उसको कहा जाता है ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल। व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप बात करते हैं कि बाइबिल का ट्रांसलेशन, तो उससे रिलेटेड दो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। वे कौन कौन से दो पॉइंट है? पहला पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया था, 1382 में जॉन वाइक्लिफ ने बाइबिल का ट्रांसलेशन किया था, वह जो ट्रांसलेशन है वह 1382 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जो है वहीं से ट्रांसलेशन की जर्नी शुरू होती, उसके पहले भी रहे, लेकिन उसके पहले का हमें कोई मतलब नहीं। लिटगेट का भी हुआ था, लिटगेट का भी रहा है, लेकिन आपको ध्यान में रखना इस तरह की बहुत सारी चीजें, हिब्रू का ट्रांसलेशन, जर्मेनिक ट्रांसलेशन, लैटिन का ट्रांसलेशन। लेकिन जो जर्नी बीइंग द स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो आप देखेंगे, ना तो एंग्लो सैक्सन में कोई ट्रांसलेशन हुआ है, ना एंग्लो नॉर्मन में ट्रांसलेशन हुआ है। ट्रांसलेशन की जो बात शुरू होती है आपके पर्सपेक्टिव से और मेरे पर्सपेक्टिव से, वह कब शुरू होती है? वह जो है एज ऑफ चौसर में शुरू होती है। जब कल मैंने एज ऑफ चौसर को बताया था, तो चौसर के अलावा मैंने जॉन वाइक्लिफ को भी मेंशन किया था। तो जो एक क्वेश्चन शिवपाल जी द्वारा पूछा गया था, उसके लिए गिव मी टाइम, मैं उसका पूरा एक स्टोरी मेथड आपके पास लेकर के आऊंगा, ताकि बाइबल से रिलेटेड जितने ट्रांसलेशन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बट गिव मी टाइम फॉर टुमारो, टुमारो आई विल बी देयर विद दैट इंक्वायरी। लेकिन दो क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है, और इंशाल्लाह आने वाले एग्जामिनेशन में वही पूछा जाएगा अगर बाइबल से रिलेटेड, वो ये है कि सबसे पहले बाइबल का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किसने किया? लैटिन से इंग्लिश में, हिब्रू की मैं बात नहीं कर रहा हूँ और चीजों की बात नहीं, लैटिन से इंग्लिश में जॉन वाइक्लिफ ने किया। ये घटना कब की है? 1382 की है। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि वह कौन सा बादशाह था जिसने पूरी एक टीम तैयार की। ये तो पहले तो एक इंडिविजुअल ट्रांसलेशन था जॉन वाइक्लिफ के द्वारा, लेकिन फिर एक क्वेश्चन होता है कि वह कौन सा बादशाह था जिसने पूरी एक टीम तैयार की, और उस टीम ने मिल करके जो है बाइबिल का ट्रांसलेशन किया, और वो प्रतियां जो है हर आदमी को फ्री में बांटी गई, और आज भी वह सबसे ऑथेंटिक ट्रांसलेशन माना जाता है। तो वो कौन से बादशाह थे? जेम्स फर्स्ट थे। या मैंने मैडम ये कहा, ये जस्ट आई जस्ट सेड कि हु वाज द किंग, who was the king that ultimately made a team to translate the Bible? Yeah, under whose leadership the authorized version of the Bible came? Under whose leadership the authorized version of the Bible came? तो ये जो किंग थे उनका नाम था जेम्स फर्स्ट, नाम था। क्वीन एलिजाबेथ के बाद आते हैं। क्वीन एलिजाबेथ का जो टाइम है 1558 से 1603 है। 1558 से 1603 में, जब 1603 में क्वीन एलिजाबेथ मर जाती हैं, तो उनकी मौत के बाद उसी स्टुअर्ट डायनेस्टी, स्टुअर्ट राजवंश से एक दूसरा आदमी बादशाह बनता है, जिसका क्या नाम है? जिसका नाम जेम्स फर्स्ट है। जब जेम्स फर्स्ट बादशाह बनते हैं,
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूरी टीम बनाई और ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल का कॉन्सेप्ट हमारे सामने लेकर के आते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं? ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। सो यू विल कम टू नो कि व्हाई ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज सिग्निफिकेंट। ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इज सिग्निफिकेंट कि 1611 ईस्वी में आया हुआ है, और यह जो आया हुआ है यह एक बादशाह ने दिया था ऑर्डर। क्योंकि पहले बाइबल का ट्रांसलेशन अगर कोई करता था तो एक अपराध माना जाता था, लेकिन किंग ने खुद एक टीम बनाई और उस टीम को उन्होंने ये राइट दिया कि यू हैव टू ट्रांसलेट द बाइबल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पीपल, और उसकी प्रतियां लोगों को दी जाए। ये घटना कब होती है? 1611 ईस्वी में होती है। किस राजा के नेतृत्व में होती है? जेम्स फर्स्ट के नेतृत्व में होती है। जेम्स फर्स्ट किसके बाद आते हैं? क्वीन एलिजाबेथ के बाद आते हैं। जेम्स फर्स्ट का टाइमिंग क्या है? 1603 से 1625 है। जेम्स फर्स्ट किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? स्टुअर्ट डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और जो बाइबल उनके समय में ट्रांसलेट होकर के आई है वो कब आती है? 1611 ईस्वी में आती है। उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल। सो इतना पॉइंट था जो मैंने बाइबल को लेकर जॉन वाइक्लिफ से लेके वहां तक शुरू किया था। टुडे आई गॉट लेट, मैं और ज्यादा लेक्चर नहीं ले सकता, लेकिन एक कुछ क्वेरीज थी, देयर वर सम डाउट्स, तो उस डाउट्स को सॉल्व करने के लिए ही मैं यहाँ पर था, उसको मैंने बताया। और जो मैटर मेरे पास है बाइबल से भी रिलेटेड, इसका भी पीडीएफ फाइल बना करके मैं भी आपको दे दूंगा। और दूसरा चीज ये है कि कल जो मैंने बात किया था वो एज ऑफ रिवाइवल को लेके बात किया था, जिसमें मैंने अपने आप को रोका था कि एज ऑफ रिवाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एज ऑफ रिवाइवल का मतलब ये था कि रिनेशा जब इंग्लैंड में आया, तो रिनेशा जब इंग्लैंड में आया तो उससे पहले रिनेशा की शुरुआत कहाँ होती है? मैंने बताया था 14वीं शताब्दी में इटली में, 15वीं शताब्दी में फ्रांस में, 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में। जब आप 16वीं शताब्दी इंग्लैंड की बात करते हैं तो इसका मतलब कि क्वीन एलिजाबेथ के जमाने में रिनेशा इंग्लैंड में अपने क्लाइमैक्स पर रहा होगा 16वीं, क्योंकि उनका टाइमिंग 1558 से 1603 का था। अगर आप बात करेंगे तो मैंने जो इसका पीरियड रखा था 100 साल का, जिसको मैंने एज ऑफ रिवाइवल रखा था, वो मैंने 1450 से लेकर 1550 तक रखा था। मैंने बताया था कि क्वीन एलिजाबेथ के जमाने में आने से पहले, शेक्सपियर के बारे में बात करने से पहले, सिडनी के बारे में बात करने से पहले, एडमंड स्पेंसर के बारे में बात करने से पहले, बेकन के बारे में बात करने से पहले, वी हैव टू गो विद whom वी हैव टू गो विद सम प्रोमिनेंट लिटरेरी फिगर्स, जिसमें एक नाम मैंने पेट्रार्च का लिया था, दूसरा नाम मैंने दांते का लिया था, तीसरा नाम मैंने जो है आपका क्या कहते हैं कि सर थॉमस यॉर्ट का लिया था, चौथा नाम मैंने हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे का लिया था। मैंने गॉर्बडक जो पहली इंग्लिश ट्रेजेडी है उसका जिक्र किया था। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर जो पहली इंग्लिश कॉमेडी है रिटन बाय निकोलस उडाल, मैंने उसका जिक्र किया था। उसके अलावा मैंने और जो जिक्र किया था सीनेकन ट्रेजेडी का, मैंने जो और जिक्र किया था टॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी का, टॉमस लाज के रोजालिंड का मैंने जिक्र किया था। इसके अलावा मैंने कहा था कि जब आप इन सब का नाम लेते हैं तो यूनिवर्सिटी विट्स का मैंने जिक्र किया था कि यूनिवर्सिटी विट्स में देयर वर 7 स्कॉलर्स, 7 लोग स्कॉलर्स थे, एंड दे स्टडीड एट ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज, जिसमें क्रिस्टोफर मार्लो एक बड़ा नाम है जिन्होंने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया था। इन इन देयर इज अ कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर, शेक्सपियर के लिए रास्ता किसने तैयार किया? तो वी गेट की क्रिस्टोफर मार्लो ने तैयार किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कुछ और भी पॉइंट्स रहे हैं जिसको लेके मैंने जिक्र किया था। उसमें मैंने बताया था कि जब आप रिनेशा की बात करते हैं तो जीवन के हर फील्ड में उथल पुथल आती है। मध्य युग की जो जंजीरों में, जो धार्मिक कट्टरता में जो इंसान जकड़ा हुआ था, वह इंसान उन जंजीरों को तोड़ करके एक नए वातावरण में, एक नए एटमॉस्फेयर में अपने आप को ले जाता है। और इसीलिए उसको हमने रिनेशा नाम दिया कि उसमें रिवाइवल हुआ था, फ्रीडम है, इंडिविजुअलिटी है, ह्यूमनिज्म है, कल्ट ऑफ ब्यूटी है, गुडनेस की बात है, वर्च्यू की बात है। इसको लेकर के मैंने एक नाम मैकियावेली का मेंशन किया था। मैंने ये भी बताया था कि जियोग्राफिकल फील्ड में जो डिस्कवरीज हुई है कोलंबस ने,
कैसे अमेरिका की खोज की 1492, वास्को डिगामा ने कैसे जो है इंडिया की खोज की 1498 ईस्वी में। साइंस के फील्ड में मैंने बात किया था गैलीलियो के टेलीस्कोप का, विलियम कैक्सटन के प्रिंटिंग प्रेस का, और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हम लोगों ने बात किया था कॉपरनिकस और टॉलेमी को लेकर के बात किया था, जिस पर मैंने बताया था। तो मैं उन सारे नामों को दोबारा रिवीजन करा दे रहा हूँ, लेकिन केवल ये रिवीजन करने से काम नहीं होगा, बल्कि हमें थोड़ा सा इस पर और, तो कल का मैंने आपको ये जो क्लू दिया है कि कल के लेक्चर में जब मैं आपसे मिलूंगा, तो उस लेक्चर में पूरा का पूरा जो बातें होगी वो 100 साल का इतिहास की बात होगी। ये पूरा एज ऑफ रिवाइवल, चूंकि एज ऑफ रिवाइवल केवल ऐसे मैंने नाम ले लिया उसी से चीजें नहीं होंगी। दूसरा चीज मैं आपसे एक कहना चाहता हूँ कि जब आप अ, मेरी बुक जो आपके हाथ में है, जिनको भी मिली हुई है या जिनके पास सेकेंड एडिशन पहले वाला रहा होगा, उसमें एक पूरा मैंने कॉन्सेप्ट जोड़ा था, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अ ब्रीफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। उसमें जो है एक पूरा टॉपिक मैंने रखा हुआ है, एक चैप्टर है जिसका नाम है एज ऑफ रिवाइवल। तो आप उस ब्रीफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में एज ऑफ रिवाइवल को आप अगर पढ़ेंगे वहां से, तो कल का लेक्चर और आसानी से आपको समझ में आएगा, क्योंकि कल के लेक्चर से बहुत सारे क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट को कवर करते हैं। तो जस्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन हियर एंड होप यू ऑल हैव एंजॉयड, यू ऑल हैव बीन इनलाइटेंड, डिलाइटेड, एंड कुछ हमारे दूसरे बच्चे भी हमारा इंतजार कर रहा है। आज मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि 6 बजे से मैं लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म शुरू करूंगा, लेकिन मैं शुरू नहीं कर पाया बिकॉज आई गॉट लेट। तो पहले ही सेशन में मैं लेट हो गया। आई थिंक दैट दे वर आल्सो वेटिंग फॉर मी। तो नाउ आई वुड लाइक टू से अलविदा, वी विल मीट टुमारो। कल हम शाम को 5 बजे इस सेशन के लिए, इस बैच के लिए 5 बजे दोबारा हम लोगों की मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले आप उस वर्क को करिएगा जो मैंने आपको बताया है, एज ऑफ रिवाइवल। और एज ऑफ रिवाइवल से पहले जो एंग्लो सेक्शन पीरियड, एंग्लो नॉर्मन पीरियड और एज ऑफ चौसर तक जो मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा उसको अच्छे ढंग से कवर करिएगा। बाकी जितने लोग हैं, सारे वीडियोस जो आप पढ़ रहे हैं, ये रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, और यूट्यूब चैनल का लिंक मैं बार बार डालता हूँ ग्रुप में। यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री है, कहीं से कोई वहां पे पैसा आपको नहीं देना है, और आप उसको दूसरों को भी बता सकते हैं, दूसरों तक वो पहुंचना चाहिए। चैनल भी पॉपुलर होगा, लोगों को उसको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दूसरा ये चीज की जो है, बुक जिसको नहीं मिली है, इलाहाबाद में कल बुक पहुंच जाएगी। कानपुर में बुक जो है 3 जगह रखवा दी गई है, छत्रसाल बुक डिपो, आपका बर्रा में रखवाया गया है, परेड में स्टूडेंट बुक स्टॉल पर रखवाया गया है, गोरखपुर में भी जा चुकी है, आजमगढ़ में भी जा चुकी है, आगरा में भी जा चुकी है। अगर वो लोग उस एरिया से जो लोग हैं वहां से भी वो लोग ले सकते हैं। अमेजान पे उम्मीद है आज या कल में, या फ्लिपकार्ट पे रहेगी। तो आपकी पहुंच के लिए जो पब्लिशर है काम कर रहे हैं। और बाकी जो है, बहुत जल्दी मैंने 100 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज कराया था, आज मैं ग्रुप में दोबारा ज्वाइन कर दूं, उसको शेयर करूंगा। और जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है उनको पता है कि इंडिविजुअली मैंने टेस्ट सीरीज सबको भेजा हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो उस टेस्ट सीरीज को एक बार जरूर चेक करेंगे, क्योंकि उसके आंसर को मैं लेकर के आने वाला हूं आप लोगों के बीच में। उस 100 क्वेश्चन का जो आंसर है, कल के बाद जो मेरा लेक्चर होगा उस टेस्ट सीरीज को लेकर के होगा। जब मैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज कवर करा दूंगा इस सेशन में, तब जाकर के हम आगे और बात करेंगे। तो कल तो जो है एज ऑफ रिवाइवल पे बात होगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज पर बात होगी। तो थैंक्स टू। या मैडम। मैडम देखिए, अगर आप बुक की बात करेंगी तो बुक तो बहुत सारी हैं, और अच्छी अच्छी किताबें, एसी ब्रैड एडवर्ड एल्बर्ट की भी किताब है, डब्ल्यू जे लॉन्ग की भी किताब है, बट अभी हमारे पास इतना समय नहीं कि 600 पेज की किताब का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा जाए। मैंने जो अभी रिकमेंड किया, वो मैंने अपनी ही किताब को रिकमेंड किया है, कि उसमें मैंने पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नहीं, फर्स्ट से नहीं करना है। जो मैटर फर्स्ट में था वो अपडेट होकर के सेकंड में आया है, जो सेकंड में था वो और अपडेट होकर के थर्ड में आया हुआ है। अगर थर्ड है तो आप थर्ड से पढ़ लीजिए, अगर थर्ड अभी जिसको नहीं मिली है वो सेकंड से काम चला सकता है। ओके ओके। और जिन लोगों को बुक को लेके प्रॉब्लम हो रही होगी, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। कल भी मैंने अपना नंबर दिया था, व्हाट्सएप नंबर और नंबर ऑलरेडी ग्रुप में पड़ा हुआ है।
तो या वी विल मीट यू टुमारो, कल मुलाकात होगी।